हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं जो हमारा इनिशिएटिव चल रहा है प्रीलिम्स के लिए, उसमें आज मैं डील करूंगा मिडिवल हिस्ट्री। उसमें हमारा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा दिल्ली सल्तनत। इसमें हम समझेंगे कि दिल्ली सल्तनत शुरू कैसे हुआ, इसके रूलर इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे, इसका रिजल्ट क्या हुआ। इसमें दिल्ली सल्तनत में बेसिकली 5 डायनेस्टीज है। पहली डायनेस्टी है ममलुक डायनेस्टी जो 1206 से 90 तक रही थी। फिर खिलजी डायनेस्टी जो 90 से 1320 तक रही थी। जो तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 तक रही थी। सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451 तक रही थी। और फाइनल डायनेस्टी है लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526 तक। बैटल ऑफ पानीपत पहला बाबर के साथ हुआ। ये लोधी डायनेस्टी का अंत था उस टाइम। तो आइए समझते हैं जो स्लेव डायनेस्टी है, इसको ममलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं। इसका स्टार्टिंग कैसे हुआ। जैसा कि दिल्ली सल्तनत शुरू होने से पहले हमारी कंट्री में जो मुस्लिम थे वो इन्वेड किए बहुत टाइम से। गजनी इन्वेड किए, घुरी इन्वेड किए। ये दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिशमेंट घुरी का ही देन था। जब 1191 में ये बैटल ऑफ तराइन हुआ पृथ्वीराज चौहान के साथ वन में, तो पृथ्वीराज चौहान ने जीत के इनको जाने दिया मोहम्मद गोरी को। लेकिन सेकंड जो बैटल हुआ बैटल ऑफ तराइन का, उसमें गोरी ने बहुत प्रिपेयर्ड हो गया और पृथ्वीराज चौहान को हराया। और उन्हीं का ये स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो घुरी का स्लेव था। घुरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर छोड़ के चले गए कि यू विल रूल इन माई एब्सेंस। तो कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव था और इसीलिए इसका नाम बोला जाता है स्लेव डायनेस्टी और ममलुक डायनेस्टी। स्लेव रूलर तभी बन सकता था, उसकी कंडीशन थी कि उनके रूल्स एंड कंडीशन में, ये बेसिकली टर्क्स थे। टर्क्स का कंडीशन था कि आप एक स्लेव कभी रूलर नहीं बन सकता, लेकिन उसके लिए ये कंडीशन थी कि अगर स्लेव खिल्लत ले लेगा या मंसूर ले लेगा। जो खिल्लत उसको बोलते हैं जो अपने किंग से परमिशन ले ले कि मैं राजा बन सकता हूँ, तो वो रूलर बन सकता है, सुल्तान बन सकता है। और मंसूर उसको बोलते हैं जाके खिलाफत से, जो हम 1922 में पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन में, वो इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, वहाँ से परमिशन ले तो भी बन सकता है वो रूलर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस तरह अपना स्लेव डायनेस्टी स्टैब्लिश किया 1290 में। उस समय 1206 में अपना स्लेव डायनेस्टी इंप्लीमेंट किया, लेकिन उसके लिए बहुत उसको स्ट्रगल करना पड़ा। जो उसके मरने के बाद 3 एरिया में डिवाइड हुआ। जो याल्दुज था वो गजनी में सक्सीड किया, कुब्चा जो था मुल्तान में सक्सीड किया, और खिलजी वेस्ट बंगाल में सक्सीड किया। उसके डेथ होने के बाद उनके डिवाइड हो गई। एज ए रूलर ऑफ गजनी, याल्दुज जो था, जो रूल कर रहा था गजनी पे, वो दिल्ली पे भी क्लेम करने लगा। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्लेव डायनेस्टी थी बेसिकली लाहौर में स्टैब्लिश हुई थी, ना कि दिल्ली में। अब समझेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका पीरियड बहुत शॉर्ट था, तो इसने उस पीरियड में क्या क्या किया। इसको बोलते हैं टाइटल ऑफ लाख बख्श, क्योंकि बहुत वो डोनेट करता था, बहुत चैरिटी वर्क करता था, इसलिए उसको बोलते थे डोनर ऑफ लाख बख्श। अब उस समय कैसे पता चलेगा कि रूलर चेंज हो गया है, नई डायनेस्टी आ गई है, उसके लिए इंपॉर्टेंट जो पिलग्रिमेज सेंटर थे उस पर काम होता था। कैसे आज पता चलेगा कि गवर्नमेंट चेंज हो गई। आज का ज़माना तो सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, मीडिया के थ्रू अवेयर हो जाता है आदमी कि नया रूल आ गया है, नई गवर्नमेंट आ गई है। पर ये बात हो रही है 1206 की। उस समय कैसे लोगों को पता चलेगा कि दूसरी डायनेस्टी आई है। तो जो रूलर हुआ करते थे आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर में चेंज करते थे, सिस्टम के अपने बारे में बताते थे कि नया सिस्टम आ गया है। इसीलिए ऐबक ने आर्ट और आर्किटेक्चर में अपना एक सिस्टम बनाया, एक आर्किटेक्चर डेवलप किया। पहला इंपॉर्टेंट है कूत उल इस्लाम जो दिल्ली में है, और धाइर इनका झोपड़ा जो अजमेर में है। उसको स्ट्रक्चर इस्लामिक वे में दिया, जो हिंदू टेम्पल बेसिकली हुआ करते थे। इनका बेसिकली यही पर्पस था कि उनको लोगों को बताना है कि नई डायनेस्टी आ गई है, उसको बोलते थे स्लेव डायनेस्टी। और कुतुबुद्दीन ऐबक एक स्टेबल गवर्नमेंट इसलिए भी नहीं दे पाया क्योंकि उसका पीरियड सिर्फ 4 साल का था। इसके बाद आता है बेसिकली इल्तुतमिश, जो रियल फाउंडर स्लेव डायनेस्टी का बोला जाता है, क्योंकि लेकिन इल्तुतमिश का थ्रोन पे चढ़ना इतना आसान नहीं था। इसके बेसिकली चैलेंज थे आरम शाह, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद वहाँ का लाहौर का राजा बन गया, सुल्तान बन गया। बेसिकली वहाँ के लोकल जो रूलर थे उन्होंने सपोर्ट किया आरम शाह को, वो थ्रोन पे बैठा। लेकिन जो चहलगनी सिस्टम था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इससे बहुत नाराज़ था। तो
तो ये तलाशने लगा कि न्यू रूलर हम कैसे फाइंड करें ताकि हमको भी खुश कर सके और प्रजा को भी खुश कर सके और डेवलप कर सके हमारे समाज को। और दूसरा चैलेंजेस था इल्तुतमिश का याल्दुज और कुप्चा, जो ऐबक के मरने के बाद टेरिटरी डिवाइड हुई थी मुल्तान और गजनी में। और थर्ड था इंपॉर्टेंट खिलजी, जो वेस्ट बंगाल जीता था। और एक राजपूत चीफ पृथ्वीराज चौहान के हारने के बाद बहुत सारे चीफ थे जो राजा थे जो हमारे दुश्मन बन गए थे, जो टर्क्स थे। बेसिकली जो टर्क्स बाहर के कंट्री के थे, तो राजपूत भी इनको चैलेंज कर रहे थे। बेसिकली रणथंबोर और जालोर था। उसी पीरियड में, इल्तुतमिश के पीरियड में हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस समय समझेंगे कि मुगल भी इसी टाइम इन्वेड करना शुरू किए थे। ऑल्दो इंडिया में इन्वेड नहीं किए, पर एक हमेशा डर था कि वो इन्वेड इंडिया में कर सकते थे क्योंकि दे आर वेरी पावरफुल। पहले हम समझते हैं मुगल इन्वेजन का कारण क्या था। जो मंगोल्स थे वो डायनेस्टी पे वो ईस्टर्न इंडिया के और हिमालय के ऊपर रूल करते थे। वो 2021 में डायनेस्टी थी ख्वारिज़म एम्पायर, जो सेंट्रल एशिया में थी, उस पर अटैक करती है, उसको डिस्ट्रॉय करती है। पर उनका एक रूलर जलालुद्दीन वो इंडिया की तरफ भागता है और इल्तुतमिश से हेल्प मांगता है कि हमें हेल्प कर दीजिए, हमारे ऊपर अटैक कर रहा है मंगोल्स। लेकिन इल्तुतमिश डिप्लोमेसी को समझता था, इसीलिए उसकी हेल्प नहीं की। इसके थ्रू उसने अपीस किया, मंगोल्स को दिखाया कि हम आपके दोस्त हैं, इसीलिए मंगोल इंडिया पे इन्वेजन नहीं किया। जलालुद्दीन को वहाँ से जाना पड़ा और इसी कारण है कि मंगोल्स अटैक भी नहीं कर पाए। लेकिन इल्तुतमिश भी प्रिपेयर्ड था मंगोल्स से, इसीलिए डिफेंस अपना स्ट्रॉन्ग किया। जो बॉर्डर थे बेसिकली अफगान बॉर्डर्स थे, गुजरात बॉर्डर्स थे और वेस्ट बंगाल बॉर्डर थे। ये हम समझेंगे अभी मैप के थ्रू, ये क्यों ये सब जो एरिया थी, जो बॉर्डर एरिया थी, हमेशा इन्वेड का कारण क्यों थी। मैप में समझेंगे। जब इल्तुतमिश था, इंडिया का जो एम्पायर है, ये शेडोड एरिया में देखेंगे, ये इल्तुतमिश ने जीता था। बंगाल से लेके ये मुल्तान से लेके ये पूरा एरिया इल्तुतमिश के पीरियड में था। बेसिकली ये बंगाल इसलिए भी हमेशा इन्वेजन का डर रहता था क्योंकि ऐसा एरिया है जहाँ ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलती हैं। ये फ्लडेड जोन हमेशा रहता था, इसलिए कोई आर्मी लेके उसमें इन्वेड करना बहुत मुश्किल था और उसको स्ट्रेंथन करना उस पोजीशन में जाके बहुत मुश्किल है। सिमिलरली ये जो सेंट्रल एशिया का पार्ट है, हमेशा डर लगा रहता था इल्तुतमिश को कि फॉरेनर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो ए टर्क्स, वो बाहरी था, वो सेंट्रल एशियन का था। वो दिल्ली में अपना इस्टेब्लिशमेंट किया, ना कि लाहौर में ऐबक किए, लेकिन ये आके दिल्ली में अपना इस्टेब्लिश किया ताकि पूरा हम कंट्रोल कर सकें। कुप्चा को भी हराया, याल्दुज को भी हराया और जो वेस्ट बंगाल में था रूलर उसको भी हराया। और एक दिल्ली सल्तनत को एक पॉलिटिकल स्टेबल सिस्टम दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिया और कल्चर सेंटर डेवलप किया। इल्तुतमिश की ही देन थी कि हेरिडेटरी कल्चर लेके आया कि मेरे बेटे के बाद मेरा बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, इसीलिए हेरिडेटरी सिस्टम लेके आया ये पहली बार। ये करेंसी सिस्टम भी डेवलप किया पहली बार, सिल्वर टंका और कॉपर जितल जो करेंसी सर्कुलेशन में होती थी उसको डेवलप किया। इसी की देन थी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी स्टार्ट हो गई, एक बॉर्डरिंग एरिया बनने लगा कि हमारा एम्पायर इतने तक है और वो भी रिजिड होने लगा। वहाँ पे आर्मी डिप्लॉय करने लगा कि हमारी जो एरिया है कम से कम उतना रहे और इसको एक्सपैंड कर पाए, रुके ना। इसीलिए नेक्स्ट जब इल्तुतमिश की डेथ हो गई 1236 में, तब आई रजिया सुल्तान। लेकिन रजिया सुल्तान का थ्रोन पे चढ़ना इतना आसान नहीं था। कहा जाता है कि रजिया सुल्तान वॉज द फर्स्ट फीमेल एम्परर ऑफ द इंडिया, लेकिन ऐसा सही नहीं है। हम हिस्ट्री अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो हिंदू डायनेस्टी में फीमेल रूलर रह चुकी हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो डिड्डा, बेसिकली ही वॉज ए हिंदू रूलर और ये रह चुकी है। ऐसे ही सदर्न इंडिया में देखेंगे प्रभावती एक रूलर है वुमेन, वो भी रह चुकी है सुल्तान। तो फर्स्ट मुस्लिम एम्पायर बेसिकली रजिया का ही फेमस नाम है कि फर्स्ट फीमेल एम्पायर बन चुकी है। इसके बनने के राजा बनने के पहले इसके चैलेंजेस क्या थे। इल्तुतमिश का बेटा था रुकनुद्दीन, इसको सपोर्ट करती थी इसकी मदर
तो ये थ्रोन पे आसानी से बैठ गया। पर इसको थ्रोन पे बैठने के बाद वहाँ की जो लोकल प्रजा थी वो खुश नहीं थी इससे, और ना ही कि चहलगानी जो इससे सहमत थी। चहलगानी बेसिकली मेन एडमिनिस्ट्रेटर था कंट्री का, जो रूल करता था। वो राजा से ऊपर भी कभी अपने आप को समझते थे सब, जो ग्रुप ऑफ 40 पीपल हुआ करते थे। जैसे कि आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, 15% जितने भी MPs हैं, उस समय 40 मेंबर होते थे। बेसिकली 40 होते नहीं थे, कहा जाता था चहलगानी इज द वर्ड विच मीन्स 40 मेंबर्स। ऐसे ही नोबिलिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे उसमें टर्क्स थे, ताजिक्स थे, गुलाम थे। टर्क्स बेसिकली वो थे जो राजा हुआ करते थे, जिसमें से राजा बनेंगे, और ताजिक्स वो थे जो एडमिनिस्ट्रेशन होंगे। ये पर्शियन पीपल थे और ये सेंट्रल एशियन पीपल थे, दोनों में डिफरेंस है। ये कॉम्बिनेशन नोबिलिटी कहलाता है। और गुलाम, आप देखेंगे कि 3 ही गुलाम रहे हैं स्लेव डायनेस्टी में इनिशियल के, बस ऐबक रहे हैं, इल्तुतमिश रहे हैं और बालबन रहे हैं। ये बेसिक, और बाकी सबके हेरिडिटरी सन और डॉटर रहे हैं। रजिया जैसे डॉटर, रकुनुद्दीन जैसे उसका सन था। ये तीनों मिला के नोबिलिटी बनेंगे और यही रूल करेंगे, और यही सबसे पावरफुल हैं। इवन राजा सभी समटाइम आप देखेंगे जब नेक्स्ट स्लाइड आएगा तो कैसे इसको ब्रेक करेगा बालबन। गुलाम आपने देख लिया, ये सबसे लॉयल थे, तो ये चाहते थे जो गुलाम टर्क्स हो वही सुल्तान बने। देखेंगे अपोजिशन रजिया का किस तरह हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन में रजिया ने बहुत सारे चेंजेस किए। ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लेके आई ताकि हम कैसे राजा बन सकें। जो चहलगानी सिस्टम थे उनमें फ्रैक्शन डेवलप किया ताकि वो खुद सपोर्ट ले सके। ऑल्दो इनिशियल फेज में रकुनुद्दीन से उन लोग सहमत नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे जो चहलगानी थे, इसलिए रजिया को थ्रोन पे बिठाया। लेकिन कुछ समय के बाद रजिया ने भी ऐसे अटायर अपनाए जो फेमनाइन कैरेक्टर को, उस समय इस्लाम रूल को फॉलो नहीं करते थे। वो अटायर ऐसा अपनाया उसने जैसे मेल अटायर करते थे। इस्लाम धर्म में पब्लिक डोमेन में वुमेन नहीं जाया करती थी, लेकिन उसने उसको भी ब्रेक किया और हाँ एलिफेंट पे बैठ के पब्लिक में जाने लगी। इससे चहलगानी बहुत उनको बुरा लगा कि जो फीमेल रूलर हुआ करती हैं ऐसा नहीं करती, इसलिए वो भी अपोज करने लगी रजिया को। और उनका एक फ्रेंडली लीडर था याकूत खान, जो कि इथोपियन था, और इसको बहुत फेवर करने लगी रजिया सुल्तान चहलगानी के ऊपर, तो उनको और बुरा लगा। तो किसी तरह एक रेबेलियन क्रिएट करना चाहते थे चहलगानी, ताकि ये हम रजिया सुल्तान को वहाँ से एक्सपल कर सकें। इसीलिए 2 जगह रेबेल होता है, लाहौर, सरहिंद। तो लाहौर में मिलिट्री के साथ साथ रजिया खुद गई रेबेल को सप्रेस करने के लिए। तो जब रजिया गई सप्रेस करने के लिए, लाहौर कर दिया, पर सरहिंद आते आते वो उस समय उसको ताहरब हिंद में जेल जाना पड़ा। अल्तूनिया ने उसको कैप्चर कर लिया, पर आफ्टर सम टाइम अल्तूनिया जो रूलर था वहाँ का, उसको जीत के उससे शादी कर ली रजिया ने। तो शादी करने के बाद फिर दिल्ली वापस आई, जीतने के लिए आ रही थी। तो जो खूंखार ट्राइब्स हुआ करते थे अटैक कर दिया, ऑल्दो सी फाइट फियरसली, पर उसकी डेथ हो गई। इसके बाद नया फेज आता है बालबन का, लेकिन बालबन का थ्रोन पे बैठना बहुत मुश्किल था, जैसा रजिया का था। ये भी एक स्लेव था इल्तुतमिश का, पर ये समझता था कि अब हेरिडेटरी पॉलिसी आ गई है, जो बेटे का बेटा ही राजा बनेगा, सुल्तान बनेगा, तो इसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। ये एक नायब था। नायब बेसिकली एक पोजीशन होती है मिलिट्री कमांडर के बराबर, जो कि सुल्तान के बाद नेक्स्ट हेड हुआ करता था। चहलगानी सिस्टम इससे बहुत खफा थी, क्योंकि ये सुल्तान के बाद नेक्स्ट एम्परर था। जो उस समय सुल्तान था नसरुद्दीन मोहम्मद, ये उसका बेटा था, यंगर बेटा था, तो इसका बहुत लॉयल था। पर चहलगानी इसको समझने लगे और किसी तरह इसको हटाना चाहते थे एक नायब जो पोस्ट है उससे। तो 1253 में एक साजिश की तरह जो बालबन था उसको हटा दिया। ये 1246 से 87 तो दिख रहा है, लेकिन 1246 से 1265 तक अलग फेज है, और 1265 में जब ये रियल थ्रोन पे चढ़ेगा, ऑल्दो फेज दिखाया गया है यहीं से 1246 से, लेकिन जब ये थ्रोन पे चढ़ता है 1265 वो है, 87 तक रूल करता है। बालबन उस पोजीशन पे आके 1253 पे इसको एक्सपेल कर दिया जाता है। ये भी एक थ्योरी मानी जाती है कि वहाँ से
वहाँ चला गया बालबन और अपना पोजीशन स्ट्रेंथ किया, अपना ग्रुपिंग किया, मंगोल का हेल्प लिया और थ्रोन पे बैठा। थ्रोन पे बैठने से पहले उसने बहुत स्ट्रेटजी अपनाई। जो नसरुद्दीन मोहम्मद थे इनको पॉइजन देके मार डाला और खुद थ्रोन पे बैठा 1265 में। इसके चैलेंजेस बेसिकली था प्रेस्टीज क्राउन, जो प्रेस्टीज था क्राउन का वो मैं बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन से कम था, तो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए उसने एक पॉलिसी बनाई। अभी धीरे हम स्लाइड्स में आगे समझेंगे कि अगर पोजीशन अगर किंग का नहीं स्ट्रेंथ किया जाएगा तो चहलगनी जो सिस्टम है वो हमेशा हमेशा डिथ्रोन कर देगी रूलर को। रूलर से ज़्यादा पावरफुल चहलगनी रहेगी। नेक्स्ट इसका चैलेंज था सेफ्टी ऑफ ट्रेड। जो उसके एरिया में ट्रेड हुआ करते थे तो बहुत मुश्किल हुआ करते थे लोगों को अपना इकोनॉमी बूस्ट करना। नेक्स्ट था मंगोल थ्रेट, हमेशा इन्वेजन का डर हुआ करता था बालबन, जैसे इल्तुतमिश में डील किया था, लेकिन उस समय मंगोल अटैक नहीं किए, उसके डिप्लोमेसी कारण, उसको बॉर्डरिंग प्रोटेक्शन के कारण। नेक्स्ट था नो लेजिटिमेट क्लेम ओवर थ्रोन, वो उनका बेटा नहीं था, वो स्लेव था। तो मैंने बताया आपको कि थ्रोन पे बैठने के लिए आपको खिल्लत चाहिए, मंसूर चाहिए, तो ये खिलाफा से परमिशन लेके आया और ये बना, थ्रोन पे चढ़ा। इसके जो पॉलिसी थे, ये सब जो चैलेंजेस था उसको ब्रेक करने के लिए ये ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी लेके आया बालबन। ब्लड एंड आयरन बेसिकली वो पॉलिसी है, इसने बताया कि जो लो ब्लड का होगा, लो लेवल का होगा, लो लेवल का होगा इन द सेंस कि लो बर्थ होगा जिसका, वो हमारे सामने हमारे कोर्ट में नहीं आ सकता। इससे ये शो करना चाहता था कि मैं अपर ब्लड का हूँ, मेरा खून हाई है और मैं किंग घराने से बिलोंग करता हूँ। तो इससे एक सिस्टम चहलगनी में डेवलप हुआ कि ये राजा उनको एक्सेप्ट कर लेंगे और नया एक उनको एजेंडा दे दिया चहलगनियों को कि अपने में ये कारण ढूंढें ताकि वो डिवाइड करने से बचें, ना फैक्शन क्रिएट करने से बचें। तो ब्लड एंड आयरन बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। और आयरन जो भी जस्टिस के खिलाफ होगा, जस्टिस इतना हार्श होना चाहिए कि एक इमेज क्रिएट हो जाए सोसाइटी में, इसको बोलते हैं जस्टिस क्रिएट करना सोसाइटी में। और इसने जस्टिस किया भी, बहुत हार्श पनिशमेंट दिया, कैपिटल पनिशमेंट किया। बालबन खुद को शैडो ऑफ अल्लाह बताया, जैसे कि उस टाइम अशोक ने किया था अपना खुद को पियदसी बता के। ये इस तरह की इमेज क्रिएट करना हुआ ताकि हम अल्लाह के बराबर हैं, जो कि सिन था उस समय, ब्लास्फेमी था इस्लामिक रूल में। ऑल्दो इसने किया और अपने आप को सुपीरियर बताया कि ताकि लोग इसको एक्सेप्ट करें एज ए किंग। इसका सेकेंड स्टेप था सिजदा एंड पैबोस। सिजदा इट मीन्स दैट जब भी ये झरोखा में जाए, पब्लिक में जाए, पब्लिक डोमेन में, तो लोग इसके सामने घुटने टेक के बैठें। और पैबोस मीन्स इसको फीट को किस करें जब भी इसको कोर्ट में आया। नेक्स्ट था मोनार्क डिपोटिज्म। इसने ऐसा रूल लाया कि जो भी उसके शब्द होंगे वो रूल होंगे, जो भी कहेगा वो कोई अथॉरिटी क्वेश्चन नहीं करेगी। इसीलिए और एक मिलिट्री स्ट्रेंथ करने के लिए दीवाने अर्ज लाया, बरीद सिस्टम लाया, स्पाइस, हर जगह स्पाइस सिस्टम डाला ताकि जो एकता सिस्टम इसने डेवलप की थी वो इसका इंफॉर्मेशन दे सके, कोई भी स्पाइस और जो ट्रेड है उसको अच्छे से डील कर सके। इसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो 2019 यूपीएससी में पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है, इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज, पहला स्टेटमेंट है, इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज नोन एज आमील। सेकेंड स्टेटमेंट है, द इक्ता सिस्टम of Sultan of Delhi was an ancient indigenous institution. The office of Mir Bakshi came into existence during the region of Khalji Sultan of Delhi. ये पहला स्टेटमेंट ठीक है, उस समय के जो चीफ इंचार्ज रेवेन्यू का हुआ करता था उसको आमील बोलते थे। इससे पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट, तो पहला करेक्ट हो गया। द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज ए एंशिएंट इंडिजिनस सिस्टम, ये गलत है। मैंने बताया इक्ता सिस्टम लाया गया था बालबन के द्वारा उस टाइम। इक्ता सिस्टम बेसिकली वो होता है कि जो वहाँ के कमांडर हुआ करते थे, जो मिलिट्री रूलर हुआ करते थे, उनको पीस ऑफ लैंड दे दिया जाए उससे, ताकि उनकी सैलरी भी निकल जाए और जो भी प्रॉफिट बचे वो किंग के गोदाम में उसको डोनेट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, द ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम इन टू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ खल्दी ऑफ सुल्तान। ये स्टेटमेंट गलत है। ये मीर बख्शी लेटर पीरियड में आएगा, मुगल पीरियड में, ना कि इस खिलजी डायनेस्टी में। तो स्टेटमेंट पॉइंट 1 सही है, 3 गलत है, 2 गलत है, तो ए इसका ऑप्शन हो गया।
इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक हम आगे बढ़ेंगे तो खिलजी डायनेस्टी आपके लिए लेके आएंगे और इसमें PYQs भी इंक्लूड करेंगे। थैंक यू।